नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत पाश्चात्य विचारक हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने हॉब्स के प्रारंभिक जीवन परिचय और प्रमुख पुस्तकों के बारे में विस्तार से जाना, आज इस व्याख्यान के अंतर्गत हम हॉब्स के प्रमुख विचारों के बारे में जानेंगे, जिनमें उसके वैज्ञानिक भौतिकवाद और मानव प्रकृति से संबंधित विचार एवं प्राकृतिक अवस्था से संबंधित विचारों को जानेंगे। हॉब्स उदारवादी श्रृंखला का वह विचारक था जिसने राज्य का अध्ययन एक साधन के रूप में या एक यंत्र के रूप में किया था जो मानव को सुखी बनाए। मानव के द्वारा निर्मित संस्था मानकर राज्य को मानव के लिए उपयोगी संस्था के रूप में मानव ने स्थापित किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन सिद्धांतों के प्रतिपादन में उनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है वैज्ञानिक भौतिकवाद। हॉब्स का यह मौलिक सिद्धांत है और इसी पर हॉब्स का समस्त विचार आधारित है। गैलीलियो के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व कण, पदार्थ और वे सभी कण गतिशील हैं और मानव भी कणों से निर्मित पिंड मात्र है, अतः मानव के अंग भी गतिशील है। और इसी सिद्धांत को आधार बनाकर हॉब्स ने अपने संपूर्ण वैज्ञानिक भौतिकवाद के सिद्धांत की व्याख्या की है। अर्थात गैलीलियो मानता है कि सृष्टि का मूल तत्व है जो कण है, कण या पदार्थ है, और वे सभी कण हैं वो गतिशील हैं। और चूंकि मानव भी उन कणों से निर्मित एक पिंड है, विभिन्न कणों के समूह का, बहुत सारे कणों या पदार्थों का एक समूह है, पिंड है, अतः चूंकि कण गतिशील है तो कणों का पिंड भी गतिशील है, अतः मानव भी निरंतर गतिशील है। हॉब्स हृदय की गति को हार्वे से प्रभावित होकर स्पष्ट करता है। हॉब्स के अनुसार हृदय की गति बाह्य वातावरण से प्रभावित होती है और बाह्य हृदय उन बाहरी गतिविधियों का समर्थन करता है जो उसको बनाए रखती हैं और उन बाहरी गतिविधियों का विरोध करता है जो हृदय की गति में अवरोध उत्पन्न करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हृदय जो है वो उन बाहरी परिस्थितियों को तो स्वीकार करता है जो उसके हृदय की गति को निरंतर बनाए रखती है, और जो हृदय की गति को रोकने का प्रयास करती है उन गतिविधियों का विरोध करता है, और ये बिल्कुल यथार्थ है। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने माना कि हृदय की गति को निरंतर बनाए रखना चाहता है और मानव की मूल प्रवृत्ति आत्मरक्षण है। चूंकि मनुष्य हृदय की ग्रंथि को निरंतर बनाए रखना चाहता है, जो कोई भी बाहरी कारक उसके हृदय की गति को रोकने का प्रयास करता है या रोकता है, उन समस्त गतिविधियों को मनुष्य विरोध करता है। यहीं से उसके मनुष्य के आत्मरक्षण की या प्राण रक्षा की सिद्धांत की बात उन्होंने ढूंढी कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्मा की, अपने जीवन की, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसी कोई भी गतिविधि को या कोई भी बाहरी कारक को, बाहरी विचार को, कार्य को स्वीकार नहीं करता मनुष्य जो उसके शरीर को, उसकी आत्मा को, उसको स्वयं को नष्ट करता हो। इसी आधार पर वह मानव की प्रकृति का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है और मानव को स्वार्थी प्राणी बताता है। इसी आधार पर हॉब्स मानता है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और वो निरंतर सिर्फ और सिर्फ अपने प्राणों की गति को बनाए रखने के लिए अपने आप को जिंदा रखे और निरंतर आगे बढ़ता रहता है, और इससे आगे वो नैतिकता और न्याय और सब ये बातें बाद में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्राणों की रक्षा करके निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहता है। ये उसके वैज्ञानिक भौतिकवाद का मूल था। इसी वैज्ञानिक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने मानव के प्रकृति से संबंधित जो विचार दिए वो हैं हॉब्स के मानव प्रकृति संबंधी विचार वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित हैं। हॉब्स मानव की प्रकृति को असामाजिक और अनैतिक मानता है। वह मानता है कि
मानव की प्रकृति के प्रमुख 5 तत्व पाए जाते हैं। मानव के स्वभाव में प्रमुख 5 तत्व पाए जाते हैं, वो क्या हैं? उनमें पहला तत्व वो मानता है एकाकी है, अर्थात हॉब्स का कहना है कि मनुष्य एकाकी है, वो अकेला जीवन जीना चाहता है, वो अपने प्राणों की रक्षा की सबसे पहले सोचता है। दूसरा वो दीनहीन है, दूसरा कि वो दीन है, हीन है, गरीब है, असहाय है, क्योंकि वो खुद की प्राणों की रक्षा के लिए तरसता रहता है। तीसरा उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो मानव के प्रकृति का जो विशेषता मानी है वो है पापी। पापी कहा है मनुष्य ने, ऑब्स ने। चौथी जो विशेषता मानी है वो पार्श्विक। पांचवी जो विशेषता है कि मानव है वो क्षणभंगुर है, मानव है जो स्थायी नहीं है। तो इन पांचों विशेषताएं, मानव एकाकी है, मानव की प्रकृति, मानव दीनहीन है, मानव पापी है, मानव पार्श्विक है, मानव क्षणभंगुर है। ऑब्स इसी आधार पर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। ऑब्स कहता है कि मानव में ये पार्श्विक, एकाकी, क्षणभंगुर, पापी प्रकृति के कारण ही उनको कंट्रोल रखने के लिए एक निरंकुश राजा की आवश्यकता है। वो निरंकुश राजा ही उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है, उसको व्यवस्थित कर सकता है, उसको सभ्य कर सकता है। हॉब्स का मानव प्रकृति के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन है कि स्वयं को पढ़ो। हॉब्स कहता है कि मनुष्य को स्वयं को पहले खुद को जांच करना चाहिए, मैं क्या हूँ, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। इन समस्त मानव प्रकृति को दुष्ट, एकाकी मानने की प्रवृत्ति के कारण उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। और इन दोनों विचारों, मानव की प्रकृति एवं वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर ही उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है, प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार रखे हैं। वह वैज्ञानिक भौतिकवाद और मानव प्रकृति पर आधारित प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार देता है। इनके माध्यम से वह ग्रह युद्ध के विचारों को स्पष्ट करता है। वह प्राकृतिक अवस्था की निम्न विशेषताएं बताता है कि प्राक सामाजिक और प्राक राजनीतिक थी। जो प्राकृतिक अवस्था थी वो न तो सामाजिक थी, न ही वो राजनीतिक थी। ना तो वहाँ सामाजिक सिस्टम विद्यमान था, ना ही वो राज्य विद्यमान था। सामाजिक व्यवस्था विद्यमान नहीं होने के कारण या सामाजिक व्यवस्था नहीं होने के कारण वहाँ सहयोग की भावना नहीं थी, और राज्य नहीं था, इस कारण वहाँ कानून व्यवस्था नहीं थी। तो प्राकृतिक जो अवस्था थी वहाँ न तो सामाजिक व्यवस्था थी, न राजनीतिक व्यवस्था थी, और इस कारण ना में सहयोगी लोगों में आपस में सहयोग की भावना थी, ना में कोई स्पष्ट कानून था कि ये काम किसका है, ये किसका क्या काम है। और उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था निरंतर तनाव युद्ध की अवस्था थी, क्योंकि इसमें मनुष्य असुरक्षित थे। वह अधिक से अधिक संस्थाओं के संग्रहण का प्रयास कर रहे थे। एक कारण संसाधनों को लेकर संघर्ष विद्यमान था। इसी संदर्भ में हॉब्स का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य दूसरे के साथ युद्धरत है। हॉब्स ने कहा कि न तो वहाँ कानून विद्यमान था, न वहाँ समाज सहयोग की भावना विद्यमान थी। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से असुरक्षित था, और असुरक्षित होने के कारण प्रत्येक मनुष्य साधनों के संग्रहण में लगा हुआ था, और इसी कारण संसाधनों को लेकर संघर्ष विद्यमान था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने में व्यस्त था, युद्धरत था। ऐसी स्थिति प्रतीत होती थी जैसे प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से युद्ध कर रहा था। इसी श्रृंखला में आगे विचार, इस अनवरत युद्ध की स्थिति के कारण प्राकृतिक अवस्था में न न्याय विद्यमान है, न नैतिकता है, क्योंकि कुछ मनुष्य यदि बौद्धिक दृष्टि से उच्च थे तो कुछ शारीरिक दृष्टि से उच्च थे। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में न तो न्याय विद्यमान है, ना ही नैतिकता है, क्योंकि कुछ मनुष्य यदि बौद्धिक दृष्टि से उच्च हैं तो कुछ शारीरिक दृष्टि से उच्च है। तो बौद्धिक दृष्टि से उच्च हैं वो अपनी बौद्धिकता को दिखाते हैं, शारीरिक दृष्टि से उच्च हैं वो अपनी शारीरिक बलिष्ठता को दिखाते हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून प्रचलित थे। ये प्राकृतिक कानून नैतिकता के नियम होते थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 19 प्रकार के कानून प्रचलित थे। उनमें से कुछ है जैसे सभी मनुष्य शांति स्थापित करना चाहते थे, सभी मनुष्य शांति की स्थापना के लिए अपने अधिकार व शक्तियों को त्याग करने के लिए तैयार हैं, शांति स्थापना के लिए समझौते के माध्यम से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, प्राकृतिक अवस्था के भय से मुक्ति के लिए सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं,
और समझौते के माध्यम से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करते हैं। जैसे ही निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है, वैसे ही प्राकृतिक अवस्था का अंत मानता है। समझौते से पहले की स्थिति को, पहले सी अवस्था की काल्पनिक अवस्था को हॉब्स प्राकृतिक अवस्था का नाम देता है, और ऐसी प्राकृतिक अवस्था जिसमें मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनवरत संघर्ष की स्थिति में रहता है, अनवरत युद्ध की स्थिति में रहता है, ना वो नैतिकता विद्वान है, न न्याय विद्वान है, और उस मनुष्य में को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हॉब्स एक समझौता करवाता है, और समझौता होते ही सभी मनुष्य अपनी इच्छाओं को, अधिकारों को त्याग कर एक ऐसा समझौता करते हैं जिससे एक व्यवस्था, सिस्टम बन सके, और उस समझौते के होते ही जो अवस्था की स्थापना होती है, वहां प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है। आज हमने हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार पढ़े। कल हम उसके सामाजिक समझौते के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।